हम इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जो इसका सिलेबस है, भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जो है वो आपको 1200 से लेके आपको क्या बोलता है 1900 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है। 1200 से 1900 ईस्वी का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको याद होगा कि बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो सेकेंड पेपर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास आपने पढ़ा है, वो 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ा है। तो आपका लगभग सिलेबस वही है, 1200 से लेकर 1700 का सिलेबस सेम सिलेबस है, उसी को पढ़ना है। बस एक्स्ट्रा आपको पढ़ना क्या है कि 1700 से लेके 1900 का जो इतिहास है, जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ उसको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो 1200 से लेके 1900 का इतिहास जो है उसमें ज़्यादातर छात्राएँ बीए फर्स्ट ईयर में इस क्या बोलता है सिलेबस को पढ़ चुके हैं। सिलेबस जो है उसके बाद सिलेबस पर चर्चा कर लिया जाता है कि 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति, मतलब 12वीं शताब्दी मतलब जब भारत में मुसलमान आए, मुस्लिम शासक आए, और मुस्लिम शासक के समय जो राजपूतों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति थी उस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ण व्यवस्था है कैसी थी, रहन सहन, खान पहनावा और सामाजिक किस तरह की स्थिति थी, जिसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसी सारी चीज़ों पे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत, भारत में जो आप मुस्लिम शासन काल है उसको देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया है, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में छोटे छोटे कई वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 वंशों ने शासन किया। इन शासन को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्या क्या प्रगति हुआ उस चीज़ों पे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पास आता है मुगल काल। जो मुगल काल है, मुगल काल में आपने देखा कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर माना जाता है, और बाबर भारत में आता है तो एक नए वंश का स्थापना करता है, और उसके तो कई प्रमुख शासक होते हैं, बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक होते हैं। और इनके भारत में लगभग 350 वर्षों का शासन करते हैं, और अपने शासन काल में तमाम आप क्या बोलता है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो सूर्यवंश का शासक हुआ करता था, और उसने भारत में तमाम आर्थिक सुधार और तमाम नए प्रयोग किए, जिस पे तमाम प्रश्न आते हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे। इसके पश्चात भारत में अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के समय की स्थिति क्या थी, राजस्व व्यवस्था, जैसे जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इस पे तमाम छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात एक टॉपिक है भारत में रेलवे का विकास, मतलब 19वीं शताब्दी में रेलवे का विकास। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में रेलवे की स्थापना होती है, और जिसके पश्चात बड़ी तेज़ी से भारत में रेलवे लाइनों की स्थापना होती है, और उसका भारत की आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करेंगे। लास्ट में भारत में बैंकिंग प्रणाली, जब भारत में अंग्रेज आए तो जो भारत की पुरानी बैंकिंग व्यवस्था थी उसकी जगह पे नई बैंकिंग प्रणाली का विकास किया, और उन बैंकिंग प्रणालियों से बड़े तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ। उन सारे चीज़ों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं, और सिलेबस के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत का सामाजिक एवं आर्थिक दशा। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में प्रश्न पूछा हुआ है कि उस समय
उस समय भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो उस समय भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण। प्रश्न पूछा है कि कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में महमूद गजनवी का दरबारी जो होता है, जो भारत में आता है, जिसका नाम है अल-बर्नी, उसने पुस्तक किताबुल ए हिंद में इसकी चर्चा भी की है कि भारत में 4 प्रकार के जो वर्ण व्यवस्था है 4 भागों में बांटा गया है। इसका वर्णन क्या बोलता है, अल-बर्नी भी करता है। ब्राह्मण जो था उनका समाज में उच्च स्थान था। यह खास तौर से गुरुकुलों में विद्या का काम करते थे, गुरुकुलों में लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। दूसरा, समाज में उच्च स्थान क्षत्रियों का था, जो शासन करते थे, साथ ही साथ वह देश की रक्षा सुरक्षा भी करते थे। तीसरा जो था वो वैश्य था, जो समाज में इनका तीसरा प्रमुख स्थान था, जो समाज में मुख्य काम इनका जो था वह व्यापार का था। मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन वर्ग के ऊपर था, जिन्हें वैश्य कहा जाता था। और सबसे अंतिम चौथा जो शूद्र हुआ करता था, उनको समाज में क्या बोलता है, समाज में सेवा का कार्य दिया गया था, सेवा का कार्य दिया गया था। इसी पे एक प्रश्न पूछा हुआ है, अंत्यज क्या है? तो अंत्यज के बारे में अल-बर्नी ने वर्णन किया है कि अंत्यज जो होते थे वह निम्न वर्ग के लोग होते थे, जिसमें शूद्र जाति के लोग ज़्यादातर आते थे, और इनका काम क्या था, सेवा करना। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि अंत्यज क्या होता है। पुनः आगे हम प्रश्न पे एक प्रश्न आया हुआ है कि किसने कहा है कि पुत्र सुख व पुत्री दुख का प्रतीक मानी जाती हैं? एक प्रश्न पूछा गया है, पुत्र सुख और पुत्री दुख का प्रतीक मानी जाती हैं। तो उस समय एक महान क्या बोलता है कवि हुआ करते थे, क्षेमेंद्र की पुस्तक है कथा सरित सागर, जिसमें इस चीज़ का वर्णन किया है कि पुत्र सुख व पुत्री दुख का प्रतीक मानी जाती हैं। इसका कारण यह है कि भारत में मुसलमानों का शासन था। अब मुसलमानों का शासन था तो जब मुस्लिम भारत में अपना शासन स्थापित किए तो उन्हें अनेक अत्याचार किए। खास तौर से महिलाओं के ऊपर इनका ज़्यादा अत्याचार देखने को मिलता था। जब ये किसी राज्य पे आक्रमण करते थे और आक्रमण के साथ साथ उस पर अधिकार करते थे, तो वहाँ पे धन संपत्ति को लूटने के साथ साथ महिलाओं को भी वो अपने साथ, क्योंकि महिलाओं को भोग की वस्तु मानते थे, तो अपने साथ लूट के लेके जाते थे, जिससे उस समय जो व्यवस्था थी, जो राजपूत शासक हुआ करते थे या जो समाज हुआ करता था, जब महिलाओं को लूट के लेके जाते थे तो उससे उनको उनके सम्मान में गिरावट आती थी। इस नाते इसे महिलाओं को वो दुख का प्रतीक मानते हैं। आगे चल के देखेंगे, इसी नाते जब भारत में इस्लाम का शासन स्थापित होता है और इस्लाम के शासन के स्थापित के साथ साथ कई प्रकार की कुप्रथाएं भारत में आ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप आगे चल के देखेंगे कि जौहर प्रथा आ जाता है, पर्दा प्रथा आ जाता है, बाल विवाह आ जाता है, कन्यावध आ जाता है। बड़े तेज़ी से आप उत्तर भारत में इस तरह की कुप्रथाओं को देखने को मिलता है, जैसा कि ये पहले नहीं था। लेकिन जब भारत में इस्लाम का शासन स्थापित होता है तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें भारत में देखने को मिलता है। पुनः क्या बोलता है, आगे प्रश्न एक है कि गणिका क्या है? गणिका कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गणिका क्या है? तो गणिका जो थी, यह गणिका को उस ज़माने में नगर वधू कहा जाता था। गणिका को उस ज़माने में नगर वधू के भी नाम से जाना जाता था। और गणिका खास तौर से भगवान बुद्ध के समय ये देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध के समय जो वैश्याएँ हुआ करती थीं उन्हीं को गणिका कहा जाता था, और इनको नगर वधू के भी नाम से जाना जाता था, नगर वधू के नाम से जाना जाता था।